Hello everyone, this is Ayushi and I am back with Psychology Lecture Series for Class 11। आज हम चैप्टर 2 के लास्ट पार्ट के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हम जानेंगे कि हम डेटा को कलेक्ट करने के बाद उसको कैसे समझते हैं, उसको कैसे मतलब देते हैं। फिर हम ये जानेंगे कि साइकोलॉजिकल रिसर्च के क्या-क्या खामियां होती हैं और लास्ट में हम ये जानेंगे कि साइकोलॉजिकल रिसर्च करने के दौरान हमें किन-किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और वो हमारे एथिक्स होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एनालिसिस ऑफ डेटा। एनालिसिस ऑफ डेटा का मतलब ये होता है कि जब हम कई सारे मेथड्स को इस्तेमाल करके डेटा कलेक्ट कर लेते हैं लोगों से, उन मेथड्स को हमने पहले पढ़ा है जैसे इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी। तो उनसे जब हमें डेटा मिल जाता है, तो हम उससे कुछ मतलब निकालते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं। इसको हम कहते हैं एनालिसिस। एनालिसिस दो तरीकों से होता है। पहला होता है क्वांटिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा कि हम किसी चीज को मेजर करते हैं या नापते हैं। क्वांटिटेटिव मेथड में जो क्वेश्चंस होते हैं वो कभी-कभी स्केलिंग फॉर्म में होते हैं, जैसे आपको पूछा जाता है कि आप 1 से 5 के बीच में इस चीज को कितना नंबर देंगे। तो उसमें आप बता सकते हैं, फिर आप उस डेटा को टोटल निकालोगे कैलकुलेट करके और कैलकुलेट करने के बाद आप उसका एवरेज निकालोगे या और भी तरह के स्टैटिस्टिकल मेथड्स इस्तेमाल करोगे कंक्लूड करने के लिए। यानी कि आपका जो भी न्यूमेरिकल डेटा है, आप उसको कैलकुलेट करके उसको ऐसे स्तर पर ले आओगे कि आप उसको दो दो चीजों से कंपेयर कर पाओ और समझ पाओ कि उस रिजल्ट का क्या मतलब है। और उस मतलब को अच्छे से जानने के लिए आप स्टैटिस्टिकल मेथड्स का इस्तेमाल करते हो जैसे मीन, मीडियन, मोड, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। ये सारे जो मेथड्स हैं, ये आपको हायर क्लासेस में या हायर एजुकेशन में पढ़ाए जाएंगे। नेक्स्ट जो होता है वो होता है क्वालिटेटिव मेथड। अब हम साइकोलॉजी के अंदर इंसानों के बारे में पढ़ते हैं, ये तो हम सबको पता है। इंसानों के व्यवहारों के बारे में, उनके दिमाग के बारे में और उनके कॉग्निटिव प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो चीजें होती हैं, कभी-कभी इंसान अपने एक्सपीरियंसेस बताता है, यानी अपनी भावनाओं को जताता है। उनको हम ना तो क्वांटिफाई कर सकते हैं, यानी कि हम उसको नंबर के फॉर्म में नहीं देख सकते हैं। इसीलिए इन डेटा को समझने के लिए हम क्वालिटेटिव एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं, जिसका एक पार्ट होता है कंटेंट एनालिसिस। इसमें हम थीमेटिक कैटेगरीज इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंसान ने इंटरव्यू के दौरान कुछ शब्द कहे हैं, तो उस शब्द से हम वो थीम्स निकालेंगे कि उसका कहने का क्या मतलब है। फिर उसके बाद हम उस डेटा को समझेंगे। नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च। यानी कि साइकोलॉजिकल रिसर्च में हमें क्या-क्या लिमिटेशंस या खामियां होती हैं। पहला होता है लैक ऑफ ट्रू जीरो पॉइंट। अब जैसे कोई फिजिकल साइंसेस होती है जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो इनमें हमें पता है कि जीरो होता है, यानी कि स्केल भी आप देखोगे, एक लाइन सिंपल आपको मेजर करनी है तो आपको पता है कि जीरो पॉइंट ये है, आपको यहाँ से शुरू करना है। लेकिन साइकोलॉजी में क्या होता है कि हमारे पास कोई जीरो पॉइंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी इंसान का इंटेलिजेंस या उसकी बुद्धि मेजर कर रहे हैं, तो किसी भी इंसान की बुद्धि जीरो नहीं होगी। कुछ ना कुछ इंटेलिजेंस सब में रहता है। इसीलिए हमारे पास एक जीरो पॉइंट नहीं होता है जहां से हम डेटा को मेजर कर सकते हैं। इसीलिए साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो अपने हिसाब से कोई भी एक जीरो पॉइंट एनालाइज कर लेते हैं, समझ लेते हैं और उसके हिसाब से रिजल्ट्स निकालते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि हमें जो स्कोर मिलते हैं, मतलब कोई भी रिसर्च के जो हमें डेटा का स्कोर मिलता है, वो एब्सोल्यूट नहीं होता, यानी कि वो एक फिक्स्ड नंबर नहीं होता है, वो किसी के कंपैरिजन में ही निकलता है। दूसरा लिमिटेशन है रिलेटिव नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल टूल्स। इसका मतलब होता है कि साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होते हैं, वो कुछ मेजर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन ये टेस्ट कुछ और चीज मेजर करने के लिए नहीं इस्तेमाल किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंटेलिजेंस टेस्ट स्कूल स्टूडेंट्स के लिए बना है, तो हम वो सेम इंटेलिजेंस टेस्ट किसी अडल्ट का नहीं मेजर कर सकते हैं, क्योंकि वो उसी कॉन्टेक्स्ट के लिए, उसी परिस्थिति के लिए बना है। इसीलिए फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई टेस्ट वेस्टर्न कंट्री जैसे यूएसए में डेवलप है, तो हम उसको इंडिया में नहीं अप्लाई कर सकते हैं। इन टेस्ट को प्रॉपरली इंडिया में
इंडिया के नॉर्म्स के हिसाब से हमें अडेप्ट करना पड़ेगा ताकि हम उसका इस्तेमाल कर सकें। थर्ड लिमिटेशन होती है सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वालिटेटिव डेटा। जैसे कि हमने पढ़ा था लास्ट स्लाइड में कि क्वालिटेटिव डेटा का एनालिसिस हम रिसर्चर अपने हिसाब से करते हैं। तो इसमें कभी-कभी ऐसा होता है कि एक रिसर्चर कुछ और इंटरप्रेट करता है उस डेटा का और दूसरा रिसर्चर उस डेटा का कुछ और मतलब निकालता है। इससे ये होता है कि हम जो डेटा का मतलब निकाल रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो पूरी तरह से सही हो। क्योंकि एक रिसर्चर अपने हिसाब से मतलब निकालेगा और दूसरा रिसर्चर अपने हिसाब से मतलब निकालेगा। इसीलिए इस चीज़ को कम करने के लिए ऐसा कहा जाता है कि आप जब भी कोई क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हो, तो वो 1 से ज़्यादा इन्वेस्टिगेटर करने चाहिए ताकि 2 लोगों के या 2 से ज़्यादा लोगों के विचार हमें पता हों। और दिन के अंत में आपको एक-दूसरे के ऑब्जर्वेशंस को समझना चाहिए ताकि आप एक कंक्लूजन पे आ जाओ कि उस डेटा का यही मतलब है। नेक्स्ट है एथिकल इश्यूज यानी हमें साइकोलॉजिकल रिसर्च करने के दौरान क्या-क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। पहला है वॉलंटरी पार्टिसिपेशन। इसका मतलब होता है कि आप जिस भी इंसान के ऊपर रिसर्च कर रहे हो, उसकी पूरी की पूरी सहमति होनी चाहिए रिसर्च में पार्टिसिपेट करने की। उसको पूरा फ्रीडम होना चाहिए कि वो उसको पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है। आपको उस पे कोई भी दबाव नहीं डालना। नेक्स्ट है इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब होता है कि रिसर्च में आपको पार्टिसिपेंट्स को सब चीज़ बताना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो, ताकि वो सारी चीज़ें समझकर पार्टिसिपेंट अपनी सहमति दे सके, जानकर सहमति दे सके कि उसको इस रिसर्च में पार्टिसिपेट करना है। कभी-कभी डिसेप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। डिसेप्शन मतलब कि आप किसी स्टडीज़ में क्लाइंट को नहीं बता सकते कि आप इस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हो, वरना वो स्टडी सही नहीं होगी। इसीलिए डिसेप्शन का इस्तेमाल किया जाता है ताकि इंसान को गलत जानकारी देकर ताकि वो स्टडी सही हो। नेक्स्ट होता है डीब्रीफिंग। जब एक स्टडी खत्म हो जाती है तो अ, आप जब स्कोर्स कलेक्ट कर लेते हो तो आप अपने घर पे आते हो, उसको एनालाइज़ करते हो और कंक्लूजन निकालते हो। तो आपको डीब्रीफिंग के दौरान ये ज़रूरी होना चाहिए कि आप पार्टिसिपेंट्स को हर ज़रूरी जानकारी दे रहे हो कि अ, वो क्या है, आप किस चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हो और आपने क्या कंक्लूजन निकाला है। डीब्रीफिंग ये होता है कि पार्टिसिपेंट जब स्टडी छोड़ के जाए या कंप्लीट करके जाए, तो वो सेम परिस्थिति में हो जिस परिस्थिति में वो आया था। नेक्स्ट है शेयरिंग द रिजल्ट्स ऑफ द स्टडी। जब भी आप कोई रिसर्च करते हो तो आप अपने घर पे करते हो, पार्टिसिपेंट से स्कोर्स कलेक्ट कर लेते हो। तो ज़रूरी होता है कि आप दोबारा से उनके पास जाओ और उनसे अपने स्टडी के जो रिजल्ट्स हैं या आपने जो भी परिणाम निकाला है, आप उनसे शेयर करो। लास्ट होता है कॉन्फिडेंशियलिटी। हर एक पार्टिसिपेंट को राइट टू प्राइवेसी होती है, यानी वो अपनी जानकारी आपको बता रहे हैं तो वो आप पे ट्रस्ट करके बता रहे हैं कि आप किसी और को नहीं बताओगे। इसीलिए हर रिसर्चर की एक जिम्मेदारी होती है कि जो भी रिस्पोंडेंट ने आपको बताया है, अपनी जानकारी दी है, आपको वो किसी भी तरह से किसी और को नहीं देनी है, केवल रिसर्च पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करनी है। इसी के साथ हम चैप्टर 2 को समाप्त करते हैं। अगर आपको इस टॉपिक या इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हैं, तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साइकोलॉजी से रिलेटेड ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।